चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन, कैसे हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका केमिकल कंपोजिशन को एनालिसिस हम कैसे करेंगे, ये रहा। सेकंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और उसके एग्जांपल देखेंगे। थर्ड, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। एंड फोर्थ, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम। इतने टॉपिक इस चैप्टर में कवर होंगे। हमारे जो बायोस्फीयर जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें वाइड डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या सेम केमिकल के बना होता है। सेम केमिकल मीन्स मतलब सेम एलिमेंट है, सेम कंपाउंड से मिलकर बना होता है। ओके, तो अगर हम वी परफॉर्म द सच एनालिसिस ऑन द प्लांट टिश्यू, अगर हम कोई प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू या कोई माइक्रोबियल पेस्ट का एनालिसिस करें तो हमको क्या ऑप्टेन होगा कि एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो इनकी एक लिस्ट तैयार होगी एलिमेंट की रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द लिविंग टिश्यू, जो कि लिविंग टिश्यू में ये ऑप्टेन होगा। अगर हम सेम एनालिसिस हमको परफॉर्म करें अगर पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट का, तो वहाँ पर मतलब कि नॉन लिविंग मटेरियल पे तो सिमिलर लिस्ट वहाँ पर मिलेगी। तो इन दोनों लिस्ट में क्या डिफरेंस है? तो ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आल्सो प्रेजेंट द सैंपल ऑफ द लिविंग टिश्यू। इसका मतलब है कि जो अर्थ क्रस्ट पे का सैंपल अगर हम लेके देखें, जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है वही एलिमेंट लिविंग टिश्यू के सैंपल में भी हमको मिलेंगे। बट अगर हम क्लोजर एग्जामिनेशन करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? रिवील्स होगा कि रिलेटिव एविडेंस होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का विथ रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट इज हाइयर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन द अर्थ क्रस्ट। आप टेबल 9.1 देखेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि अगर अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी का एनालिसिस करें हम एलिमेंट का, तो ह्यूमन बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये ह्यूमन में ज़्यादा होता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कम होता है। अर्थ क्रस्ट में कम, स्वाभाविक सी बात है। ह्यूमन की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है और सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। और ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फास्फोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट का आपका कार्बन, हाइड्रोजन और इसका कार्बोहाइड्रेट का कोई भी कार्बोहाइड्रेट उसका फार्मूला C6H12O6 है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। अगर प्रोटीन आप देखोगे तो प्रोटीन में कार्बन होता है, NH2 होता है, COH होता है, तो ये नाइट्रोजन भी हो गया। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब जो है ये फंडामेंटल एलिमेंट है। अगर लिविंग टिश्यू है तो उसके सैंपल में ये एलिमेंट एनालाइज होंगे ही होंगे। अब कैसे हम केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज करेंगे? कोई भी अगर लिविंग टिश्यू हमारे पास है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट टिश्यू हो, तो उसका हम केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस कैसे करेंगे ये देखना है। ओके, सो तो कैसे हम केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करेंगे ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे कि लिविंग टिश्यू लेंगे। अब वो लिविंग टिश्यू चाहे हम प्लांट का मतलब वेजिटेबल ले लें, कोई उसका टुकड़ा ले लें, या कोई लीवर पीस ऑफ द लीवर ले लें, यानी एनिमल का टिश्यू ले लें। उसको हम क्या करेंगे? ग्रिंड करेंगे, पीसेंगे। किसके साथ? ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड के साथ। ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड मतलब कि Cl3COOH के साथ हम उसको मोर्टल और पेस्टल का यूज करके इससे जो लिविंग टिश्यू लिए हैं उसको हम ग्रिंड कर लेंगे, यानी कि पीस लेंगे। तो इससे तैयार होगा थिक स्लरी। थिक स्लरी हमको ऑप्टेन हो गया। फिर इसको चीज क्लॉथ या कॉटन से हम क्या कर लेंगे? स्ट्रेन कर लेंगे। वी स्ट्रेन थ्रू द चीज क्लॉथ और कॉटन, मतलब छान लेंगे उससे। छानने के बाद कॉटन या चीज क्लॉथ से छानने के बाद हमको ऑप्टेन होगा दो फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को बोले गए हैं, वन फ्रैक्शन को बोला गया है फिल्ट्रेट, ज्यादा मोर टेक्निकली एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे। एक को बोला गया एसिड सॉल्युबल पूल या फिल्ट्रेट बोला गया, दूसरे को रिटेंटेड या एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोला गया। ओके, साइंटिस्ट फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। तो एसिड सॉल्युबल पूल में थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं। सो हम यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसमें एलिमेंट जो नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में प्रेजेंट होता है उसका कंपेयर किया गया है। और ये जो डाटा अडॉप्ट किया गया है, अडॉप्टेड फ्रॉम द CNR राव अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद, यहाँ से डाटा लिया गया है। तो एलिमेंट में हमने क्या क्या एलिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं या कंपेरिजन कर रहे हैं किसमें? अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में, परसेंटेज वेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में। तो हाइड्रोजन, अगर इस टेबल को देखोगे आप तो इसमें जो है कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर कहोंस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर कहोंस, ये जो है ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है, अर्थ क्रस्ट में कम है। अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो होता है 0.5 ह्यूमन बॉडी में है, कार्बन 18.5 है, ऑक्सीजन 65% है और नाइट्रोजन जो है 3.3 है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। सल्फर जो है 0.3 है। तो इस प्रकार से कहोंस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो है ये ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में, जबकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन ये जो है अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है कंपेयर टू द ह्यूमन बॉडी के कंपेयर में। तो ये चीज़ क्लियर हो गई।
नीचे एक टेबल और दे रखा है, जो टेबल है ये लिस्ट है किसका, रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लिविंग टिश्यू का एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट और सल्फेट, तो 4 कंपाउंड और इतने आयंस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं लिविंग टिश्यू में। ओके, सो तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप हायर क्लास में जाओगे तो आप ये सीखोगे कैसे लिविंग टिश्यू सैंपल को लेकर आप लिविंग टिश्यू सैंपल को लेकर उसको एनालाइज कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहाँ से मोटा आइडिया लिख लो, अगर आप लिविंग टिश्यू लोगे, कोई भी टिश्यू ले रहे हो तो वो टिश्यू जो होती है उसमें जो सेल है, सेल मेनली जो होता है उसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, आपका होगा प्रोटीन, फिर होगा आपका न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और लिपिड, ये मेनली 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो अगर आप सेल को सेंट्रीफ्यूगेट करोगे तो ये अपने मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग ये सेपरेट हो जाते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आप देखोगे तो आपका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और क्या लिपिड ये सेपरेट हो जाएंगे। तो खैर ये इसकी अलग टेक्निक होती है आइसोलेशन करने की। अब आप अगर ऑल द चल रहा नहीं है, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू, जो भी हम लिविंग टिश्यू से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, जो गेट हमको ऑब्टेन हो रहा है, जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसको हम बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ही ऑब्टेन होते हैं, ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये इनऑर्गेनिक भी होते हैं? तो हमको क्या करना है इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि 1 वेट लेना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू का 1 वेट लेना है, लिविंग टिश्यू का एक 1 वेट लेना, वो भी स्मॉल अमाउंट में। आप लीफ ले लो, प्लांट अगर ले रहे हो तो, अगर एनिमल ले रहे हो तो लीवर का छोटा सा टुकड़ा ले लो, उसका वेट अगर अभी जब आप लोगे तो वेट रहेगा, मतलब वो उसके अंदर वाटर भी रहेगा। उसको आपको पहले ड्राई करना पड़ेगा। आप ड्राई कैसे करोगे? आपको वाटर को इवेपोरेट करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा, जो भी आपका टिश्यू है लिविंग टिश्यू का जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा वो हो जाएगा, उसको बोलेंगे वो ड्राई वेट हो गया है। अब इस ड्राई वेट यानी कि ड्राई वेट टिश्यू को आप फुल्ली बर्न कर दो। जब बर्न कर दोगे तो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर गैसियस फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और वाटर वेपर के रूप में रिलीज हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको बोलेंगे हम राख, यानी कि अब जो बचेगा वो होगी राख। अगर इस आप राख में क्या होगा, ऐस में आपका कंटेन होगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट ऑप्टेन होंगे और कंपाउंड भी ऑप्टेन होंगे, सल्फेट, फास्फेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट। किस में देखने को मिलेंगे? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से एलिमेंटल एनालिसिस की एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू, इससे पता चल रहा है कि लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों एलिमेंट और मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो लिविंग टिश्यू में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्रोटीन का मोनोमर होता है अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से। तो हम अमीनो एसिड स्ट्रक्चर देखेंगे तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन इसमें क्या क्या होता है? इसमें सेंटर पे कार्बन होता है, कार्बन से लगा हुआ होता है एक अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है। कहाँ पे? कार्बन पे। तो इसीलिए चूंकि कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, इसीलिए इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन और ऐसे अमीनो एसिड को बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। और इस पे दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब चूंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 यानी कि 4 बैलेंस पोजीशन इसके पास होता है, तो इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाई होता है। और ये जो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है कौन कौन सा है? एक हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तीसरा अमीनो ग्रुप है, चौथा वेरिएबल ग्रुप यानी कि जिसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन से कोई भी अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कार्बन पे 3 तो फिक्स है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस पे 3 तो फिक्स है। इस कार्बन पे एक तो R ग्रुप जो कि वेरिएबल ग्रुप रहेगा, NH2 अमीनो ग्रुप फिक्स है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फिक्स है और हाइड्रोजन भी फिक्स है। R वेरिएबल ग्रुप है, ये जैसे जैसे बदलता जाएगा अमीनो एसिड भी बदलता जाएगा। अभी तक क्या है कि प्रोटीन आर ओनली 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, अभी तक का जो है दोज विच अकर मिनिमम एसिड है, यहाँ पे लिखा है हाउ योर दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप अमीनो। अब 20 टाइप के अमीनो एसिड आपके हमको तो पता है कि 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जिसमें कि 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब 22 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं अब तक। अब जो प्रेजेंट टाइम पे हैं कितने अमीनो एसिड हैं? 22। जिस 2 नए डिस्कवर्ड हुए हैं, एक का नाम है सोलेनोसिस्टीन और दूसरे का नाम है पायरोलाइसिन। एक है सेलोसिस्टीन, दूसरा है पायरोलाइसिन। ठीक है, तो कितने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हो गए? अब 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हो चुके हैं अब तक, जिसमें से तो ये ध्यान रखना है, खैर कोई पूछेगा नहीं है। तो ये हो गया। अब क्या किया है कि तो अगर आर ग्रुप जो वेरिएबल ग्रुप आर ग्रुप है कि अमीनो एसिड में जो कार्बन से लगे हुए 4 ग्रुप है उसमें से एक आर ग्रुप है, तो आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड भी हाइड्रोजन हो सकता है, मेथाइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सिल मेथाइल ग्रुप हो सकता है। तो ये 3 ही दिया स्ट्रक्चर वैसे। और आर ग्रुप जैसे जैसे बदलता जाएगा नाम बदलता जाएगा। ठीक है, तो अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन होगा, जबकि सिंपलेस्ट ये जो ग्लाइसिन होता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है और यही एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जो कि ए कायरल होता है। बाकी जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो कायरल होते हैं। कायरल का मतलब कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, कार्बन
से लगे हुए चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना है कि अगर आर ग्रुप हाइड्रोजन है तो अमीनो एसिड ग्लाइसिन होगा, अगर आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, अगर आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो एलानीन होगा, अगर आर ग्रुप हाइड्रोक्सिल मिथाइल है तो सीरीन होगा। तो ये 3 आउट ऑफ द 20 में से ये 3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर फिगर 9.1 में दिया है, तो आप फिगर देख लो। तो यहाँ पे आपको अमीनो एसिड आउट ऑफ द 22 हम बोलेंगे, खैर यहाँ एनसीईआरटी 20 लिखी है, अब 22 हो चुके हैं, तो आउट ऑफ 22 में से ये 3 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये तो 3 फिक्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, ये फिक्स ही हैं, ये सब में आपको दिखेंगे। हाइड्रोजन मतलब ये जो है आपका जितने भी अमीनो एसिड है सब में फिक्स हैं, आउट मतलब 20 है, 20 में फिक्स है। बदल क्या रहा है आर, अगर आर एच है तो ग्लाइसिन है, अगर आर एस सी एच 3 है तो एलानीन है, अगर आर सी एच 2 एच है तो वो सीरीन है। ध्यान रखना है चीज़। अब देखिए अगर इन तीनों का आप ऑब्जर्व करो स्ट्रक्चर, तो कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो जा रहा है, इसीलिए ये ग्लाइसिन जो होता है ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होने के साथ साथ ये एक आयरल होता है, ये एक आयरल होता है। बाकी इस कार्बन से लगे चारों ग्रुप देखो अलग है, इसी कार्बोक्सिलिक हो गया, हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, ये NH2 ग्रुप अलग है, तो ये कायरल हो गया, कायरल कार्बन हो गया। ऐसे भी ये भी कायरल कार्बन हो गया। जितने भी अमीनो एसिड हैं 20 अमीनो एसिड में जितने भी अमीनो एसिड हैं सारे के सारे कायरल होते हैं, बट ग्लाइसिन जो होता है वो एक आयरल होता है। अब यहाँ पे अगर हम जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड या तो एसिडिक होगा, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अमीनो एसिड एसिडिक होगा, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, यहाँ तक एरोमेटिक भी हो सकता है, होता तो और है पोलर, नॉन पोलर, चार्ज, अनचार्ज, ठीक है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में बस इतना ध्यान रखना है, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड और एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये किस पर डिपेंड करता है? एसिड होगा बेसिक होगा, बेस्ड होता है कि नंबर ऑफ द अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर बेस्ड होता है कि अमीनो ग्रुप ज़्यादा लगे हैं कि अमीनो एसिड में, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है। अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा है तो बेसिक होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा। तो एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होता है, बेसिक अमीनो एसिड आपका लाइसिन होता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड वेलिन होता है और एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? टायरोसिन, फेनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफान होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो एसिडिक के लिए आप याद रखिएगा, तो एसिडिक में क्या क्या है? ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आ जाएगा। बेसिक के लिए आप बहाल याद रखिएगा, हिस्टाडीन, एलानिन और लाइसिन, ये बेसिक हो जाएगा। न्यूट्रल आपका कौन सा होता है? वेलिन होता है न्यूट्रल। सिमिलरली दे रहा है तो एरोमेटिक तो हो गया ना। अच्छा, जो अमीनो एसिड होता है, एक अमीनो एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है आयनाइजेबल नेचर का होता है। तो अगर आप इसको इन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच में डालोगे तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा गया है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों आयनाइजेबल हो गए हैं। तो इसको बोलेंगे, स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या? ज्यूटर आयन, क्या बोलेंगे इसको? ज्यूटेरियोनिक फॉर्म या ज्यूटर आयन इसको बोलते हैं, जिसमें अमीनो ग्रुप पे पॉजिटिव है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे निगेटिव चार्ज है, यानी कि दोनों आयनाइजेबल हैं। अब लिपिड की बात करें, प्रोटीन की बात हो चुकी है, मतलब अमीनो एसिड की बात हो चुकी है। अब लिपिड की बात करें, लिपिड वाटर रिसॉल्युबल होता है। एक चीज सिंपल फैटी, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। अब फैटी एसिड है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। आर ग्रुप यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? मिथाइल हो सकता है, एथाइल हो सकता है, या कोई भी हायर नंबर ऑफ द CH2 ग्रुप उसमें हो सकता है, 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक, 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक। एग्जाम्पल में पामिटिक एसिड 16 कार्बन का फैटी एसिड होता है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन को लेते हुए। अगर कार्बोक्सिलिक कार्बन को एक्सक्लूड कर दोगे तो कितने कार्बन का होगा? 15 कार्बन का होगा। ठीक है। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन कंटेन 20 कार्बन एटम इसमें होता है। अगर कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड कर लोगे तब एराकिडोनिक एसिड, ये भी एक फैटी एसिड ही होता है। ठीक है। अब फैटी एसिड कुड भी सैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड मतलब कि अगर उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है, मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। एनदर सिंपल लिपिड ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल का कॉमन नेम होता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, या इसको आईयूपैक नेम होता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका। अब मेनी लिपिड हैव द बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। कई सारे ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है। हेयर फैटी एसिड आर फाउंड स्टरीफाइड विद द ग्लिसरॉल। दे कैन, ये क्या हो सकता है? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। फैट एंड ऑयल, ये जो होता है दे आर आल्सो कॉल्ड द फैट एंड ऑयल। ये फैट एंड ऑयल बेस्ड होता है किस पर? मेल्टिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है। ऑयल का जो होता है नॉर्मली लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे जिंजली ऑयल, तो इसीलिए ऑयल जो होता है विंटर में भी ऑयल है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। सम लिपिड के पास, कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जो फास्फोरस कंटेनिंग होते हैं एंड ए फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोलेंगे, क्योंकि ये लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही, क्योंकि फास्फोरस है इसीलिए इसको फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो और इसको जो फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फास्फोरस कंटेनिंग लिपिड को बोलेंगे फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड मिलता है सेल मेम्ब्रेन में। एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन में मेनली जो मिलता है फास्फोलिपिड ही मिलता है। मिलता तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी है। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की, लेकिन मेनली कौन सा लिपिड होता है? फास्फोलिपिड होता है। ठीक है। फाउंड लेसिथिन जो होता है, लेसिथिन एग्जाम्पल है, लेसिथिन एक एग्जाम्पल है जो कि सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड होता है उसका एग्जाम्पल है लेसिथिन। ठीक है। सम टिश्यू, स्पेशली अगर न्यूरल टिश्यू की बात करें, न्यूरल टिश्यू में लिपिड्स जो होते हैं उन लिपिड्स का मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जो भी न्यूरल टिश्यू में जो लिपिड होते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि बायोमॉलिक्यूल है वो कौन सा है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग जिसमें मिलती है, और उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियो या न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, सीधी सी बात है। न्यूक्लिक मतलब डीएनए आरएनए। इसमें क्या होता है, सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो होता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग का बना हुआ, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है इसमें। इसमें कौन सा नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। इसमें दो है, एक तो प्यूरिन और दूसरा प्यूरिमिडिन, दो कैटेगरी है। व्हेन फाउंड अटैच टू ए शुगर, अगर ये जो नाइट्रोजन बेस है अगर ये शुगर से अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और अगर नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट ग्रुप तीनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे लिखा है इफ ए फास्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड स्टेरिफाइड टू द शुगर दे कॉल द न्यूक्लियोटाइड। यानी कि शुगर से अगर नाइट्रोजन बेस अगर शुगर से अटैच्ड है तो होगा न्यूक्लियोसाइड, और इस शुगर से अगर फास्फेट अटैच हो जाएगा तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का नाम दिया है। न्यूक्लियोसाइड कौन कौन सा है, एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन, ये सब न्यूक्लियोसाइड हो गए। और न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड, ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए, ये डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ओनली। मतलब डीएनए जो होता है इसमें न्यूक्लियोटाइड होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को बोलेंगे, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलेंगे, और इनका जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं, मतलब आपका न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, तो आपका डीएनए बनेगा, राइबोस शुगर, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाएंगे आरएनए। तो डीएनए आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, एक्ट करते हैं। डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो ये चीज़ हो क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिपिड है, लिपिड में जो फैटी एसिड है पामिटिक एसिड कितने कार्बन का है, अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेकर काउंट करोगे तो 16 कार्बन का है, मतलब 16 कार्बन का है। यहाँ पे ग्लिसरॉल है जिसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, और ये ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड R1 R2 R3 आदि फैटी एसिड है। फास्फोलिपिड जो कि लेसिथिन है, फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल लेसिथिन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यही फास्फोलिपिड मिलती है। और ये रहा कोलेस्ट्रॉल, इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। फैट एंड ऑयल ये भी लिपिड की कैटेगरी में आएगा। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, फैट का हाइयर होता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब आपका ये दिया हुआ है, आपका ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है यानी कि प्यूरिन और pyrimidine। एडनिन आपका प्यूरिन में आएगा, तो एडनिन हो गया आपका प्यूरिन, और एडनिन प्यूरिन ये नाइट्रोजन बेस है। और एडनोसिन आपका हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और एडेनिलिक एसिड आपका हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। कैसे, तो ये आपका नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस से एडेनिन है। अब एडेनिन से ये नाइट्रोजन बेस एडेनिन से अगर शुगर लग जा रहा है, इस एडेनिन से ये शुगर है, अगर शुगर अटैच हो रहा है तो उसको एडेनोसिन बोलेंगे। अब ये शुगर रहा, ये नाइट्रोजन बेस रहा, इस शुगर से फास्फेट अटैच हो गया अगर, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड यानी कि एडेनिलिक एसिड हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल है यूरेसिल का जो कि pyrimidine है, ये नाइट्रोजन बेस है सिंपल। यूरेसिल से अगर ये शुगर अटैच हो जा रहा है नाइट्रोजन बेस, तो मतलब नाइट्रोजन बेस यूरेसिल से अगर शुगर अटैच हो जा रहा है तो न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा यानी कि यूरिडीन हो जाएगा। और अगर इससे आके फास्फेट अटैच हो जा रहा है यहाँ पे तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और यूरिडीन का अगर न्यूक्लियोटाइड बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, यूरिडिलिक एसिड बोलेंगे। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो इफ यहाँ पे क्या है कि लिस्ट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल, जैसे कि हमारे पास 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमीनो एसिड और शुगर, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और जो भी ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं इसी को बोला जाता है मेटाबोलाइट्स। लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है कि जो एनिमल टिश्यूज में प्रेजेंस होता है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल एनिमल टिश्यू में प्रेजेंस होता है उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट बोला गया। जबकि हाउ यूअर व्हेन एनालाइज हम प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोबियल सेल को हम एनालाइज करेंगे तो उसमें जो 1000 ऑफ बायोमॉलिक्यूल कंपाउंड ऑप्टेन होंगे उनको प्राइमरी मेटाबोलाइट न बोल के, यानी इनको प्राइमरी मेटाबोलाइट कैटेगरी में न रख के उनको हम कहाँ रखेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि एल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेज, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैटेगरी में आएंगे। टेबल 9.3 में ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिया गया है, ये याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट यहाँ से आपका मेमोराइज होना चाहिए। क्या क्या है एक बार देख लीजिए क्या क्या है इसमें। ये रहा आपका पिगमेंट में आएगा कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड में मॉर्फिन और कोटीन, टर्पिनॉइड में मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन में एब्रिन एंड रिसिन, लैक्टिन में कोनकावेलिन ए, ड्रग में विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन, और पॉलीमेरिक सबस्टेंस में रबर, गम एंड सेलुलोज। ये सब के सब क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, बैक्टीरिया से, मतलब कि माइक्रोब्स से, फंजाई से और प्लांट से। अगर एनिमल से होते तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में होते। ठीक है, यहाँ से ये हो गया प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है इसका जो फंक्शन होता है वो आइडेंटिफिएबल होता है, इसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इसका रोल होता है, इसका रोल भी पता है। ठीक है, बट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका कोई फंक्शन नहीं पता है। फंक्शन ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड, कोई भी फंक्शन इसका नहीं पता है इन होस्ट ऑर्गेनिज्म में। हाउएवर ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूजफुल होते हैं, जैसे रबर, ड्रग, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट। लाइक सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस भी इनका होता है। तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। So, bio
मैक्रो मालिक्यूल। वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड, एक फीचर जो है कॉमन है सभी कंपाउंड्स में, फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, जो कंपाउंड या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट का रेंज 18 से 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली होता है, 18 to 800 डाल्टन होता है। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे, कौन कौन सा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। दीज क्लासेज ऑफ द कंपाउंड विद एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड, लिपिड को छोड़ दो, अगर इन चारों में से अगर लिपिड को छोड़ दो यानी कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड, इनका मॉलिक्यूलर वेट का रेंज जो होता है 10,000 डाल्टन के एबव होता है, या तो 10,000 होगा, 10,000 डाल्टन होगा, 10,000 डाल्टन के एबव होगा। तो फॉर दिस वेरी रीजन बायोमॉलिक्यूल दैट इज द केमिकल कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे केमिकल कंपाउंड या ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1,000 डाल्टन होता है, उन मॉलिक्यूल्स को उनको क्या बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, सिंपली बायोमॉलिक्यूल बोलेंगे। वाइल दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, तो उनको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। ध्यान रखना, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मतलब कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1,000 डाल्टन या 1,000 डाल्टन से एबव है, तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ द लिपिड, लिपिड जो है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा, यानी कि बायो मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है कि इस जो लिपिड होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन को एक्सीड नहीं करता है, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट का जो क्राइटेरिया है इसका 1000 डाल्टन से बिलो है, यानी होना चाहिए इसको माइक्रो मॉलिक्यूल में, लेकिन है कहाँ? मैक्रो मॉलिक्यूल में। क्योंकि ये क्यों एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है? क्योंकि लिपिड जो होता है, लिपिड आर इंडीड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद भी ओके तो यहाँ पे जो लिपिड है, लिपिड्स जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन में होता है, अदर मेम्ब्रेन में भी ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लिपिड। अगर हम टिश्यू को ग्रिंड करेंगे मतलब पीसे, तो सेल स्ट्रक्चर तो उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर का डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन भी ब्रोक हो जाएगी, पीसेज में टूट जाएगी, एंड फॉर्म ए वेसाइकल, और एक वेसाइकल का फॉर्मेशन करेगी जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि लिपिड तो वाटर सॉल्युबल होता नहीं है, तो वाटर में ये वेसाइकल के फॉर्म में जो मेम्ब्रेन्स के जो टुकड़े मिले हैं, जो वेसाइकल्स फॉर्म कर रहे हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो मेम्ब्रेन के जो फ्रेगमेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल के फॉर्म में वो सेपरेट हो जाएंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ, वो सेपरेट हो जाएंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ। इसीलिए लिपिड को मैक्रोमॉलिक्यूल फ्रैक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। लिपिड को हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन नहीं होता है। लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 800 डाल्टन को एक्सीड नहीं करता है, इसीलिए ये स्ट्रिक्टली मैक्रोमॉलिक्यूल हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल क्यों कहेंगे? क्योंकि जो लिपिड होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है लिपिड की बनी होती है, और जब हम सेल मेम्ब्रेन को ग्रिंड करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो फ्रेगमेंट में हो जाएगा, तो सेल मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट में होकर वेसाइकल बनाएगा, और ये वेसाइकल में लिपिड होने की वजह से वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, इसलिए मैक्रोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में आ जाएगा, या जिसने कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में के साथ ये सेपरेट हो जाता है, इसलिए मैक्रोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल रफली रिप्रेजेंट करता है किसको? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, मतलब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का कंपोजिशन होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? एसिड सॉल्युबल पूल। और मैक्रोमॉलिक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स ये होता बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म। अगर हम इन ए समरी हम अगर रिप्रेजेंट करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू के केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करें, तो एबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट एबंडेंट केमिकल कौन सा होता है लिविंग टिश्यू में? वाटर होता है। तो जो कि आप ये टेबल में देखेंगे तो जो एवरेज कंपोजिशन होता है सेल का लिविंग टिश्यू में, जो एवरेज कंपोजिशन होता है कंपाउंड का, तो कौन सा कंपोनेंट सबसे मोस्ट एबंडेंट होता है? वाटर होता है। सेल में सबसे मोस्ट एबंडेंट वाटर 70 से 70 to 90% होता है, प्रोटीन 10 to 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, आयन 1% होता है सिर्फ। ठीक है, इसका ट्रिक याद करने का सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? वाटर। तो इसका ट्रिक है क्या? पानी सबसे ज़्यादा हो गया, पानी। उसके बाद पानी के बाद आ गया प्रोटीन, पानी के बाद आएगा क्या? प्रोटीन। तो पानी प्रोटीन निधि के लिए तो पानी सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद प्रोटीन आएगा, नी मतलब आप कोई भी ले लो, नी मतलब न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, के मतलब आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, ली मतलब ली से लिपिड, और ए मतलब आयन। तो ये ऑर्डर हो गया। तो ये आपको ऑर्डर याद रहना चाहिए। अब आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन, ठीक है,
प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड होता है और ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है जो कि लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड, इसमें जो अमीनो एसिड की एक लीनियर चेन होती है और ये अमीनो एसिड की जो लीनियर चेन होती है जुड़ी हुई होती है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ये पेप्टाइड बॉन्ड इसमें होता है, कई सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और एक लीनियर चेन बना लेते हैं, तो कई ये क्या हो जाता है? पॉलीपेप्टाइड हो जाता है और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। जो प्रोटीन ए पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, जो प्रोटीन है वो किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का पॉलीमर है। 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, वैसे तो 22 टाइप के अमीनो एसिड है पर यहाँ पे 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड में 10 एसेंशियल हैं, 10 नॉन एसेंशियल हैं। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं जैसे एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। प्रोटीन जो होता है ये होमोपॉलीमर नहीं बल्कि क्या होता है? ये हेट्रोपॉलीमर होता है। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब हो गया कि इसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर, जो रिपीटिंग यूनिट होती है, जो मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट होती है वो सिंगल टाइप की नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप की मोनोमर की रिपीटिंग यूनिट होगी। इसीलिए प्रोटीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। ठीक है, ओके। अब सर्टेन अमीनो एसिड जो हमारी हेल्थ के लिए इसेंशियल हैं वो सप्लाइड होते हैं हमारी डाइट के थ्रू, मतलब हम जो फूड खाते हैं उसमें जो इसेंशियल अमीनो एसिड है उस हमको फूड के थ्रू यानी कि डाइट के थ्रू मिलते हैं। तो ऐसे प्रोटीन को बोलते हैं डाइटरी प्रोटीन। और डाइटरी प्रोटीन जो हम लेते हैं, जो फूड के थ्रू जो प्रोटीन हमको मिलती है, जो अमीनो एसिड मिलता है, उस अमीनो एसिड को बोलेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड। और वो अमीनो एसिड जो नॉन इसेंशियल की कैटेगरी में आएंगे उनको हमारी बॉडी खुद बना लेती है, इसलिए वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखे गए हैं। मतलब इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में जो अमीनो एसिड है वो हमारी डाइट या हमारी फूड के थ्रू हम उसको इनटेक करते हैं। प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स में प्रोटीन का कई सारा काम है, जिसमें से जैसे कि प्रोटीन क्या करता है? न्यूट्रिएंट को सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट करता है। एक सेकेंड, ये फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म में फाइट इन्फेक्शन से फाइट भी करता है। और कुछ प्रोटीन तो हार्मोन होते हैं जैसे कि इंसुलिन हार्मोन हो गया, हार्मोन हो गया। और कुछ प्रोटीन एंजाइम भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम होती है वो प्रोटीन ही होती है। तो ये हो गया आपका प्रोटीन का फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब यहाँ पे जो कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होती है एनिमल वर्ल्ड में, और जो रूबिस्को प्रोटीन है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होती है होल बायोस्फीयर में। दोनों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर पूछा जाए कि एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, रूबिस्को की कोलेजन, तो कोलेजन। लेकिन अगर बायोस्फीयर में पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है तो रूबिस्को का पूरा नाम हो जाएगा क्या? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अब यहाँ पे टेबल जो दे रखा है, तो यहाँ पे टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं, उनके फंक्शन हैं। जैसे कोलेजन प्रोटीन जो कि मोस्ट एबंडेंट है एनिमल वर्ल्ड में, इसका फंक्शन है कि ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का काम करती है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है, ये भी मतलब एक प्रोटीन है। इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, हार्मोन की तरह एक्ट करती है, मतलब इसका फंक्शन जो है हार्मोन है। एंटीबॉडी भी प्रोटीन है और ये फाइट इन्फेक्शियस एजेंट का काम करती है, मतलब इन्फेक्शन होने पर एंटीबॉडी ही तो किल करती है इन्फेक्शियस एजेंट को, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, ठीक है, तो उसको ये किल करती है एंटीबॉडी, जो कि प्रोटीन है। रिसेप्टर्स भी प्रोटीन का बना हुआ होता है। सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल के लिए रिसेप्टर होता है, टेस्ट के लिए और हार्मोन्स के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। ग्लूटाफोर जो कि ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। ओके, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड जो होता है ये किस में आएगा? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या एसिड इनसॉल्युबल पैलेट की कैटेगरी में आएगा। पॉलीसेकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट का अनदर, ये भी एक मैक्रोमॉलिक्यूल ही है, मैक्रोमॉलिक्यूल से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन होता है। पॉलीसेकेराइड जो होता है लॉन्ग चेन ऑफ शुगर का एक लॉन्ग चेन होता है। ये थ्रेड के रूप में भी होता है, लिटरली एक कॉटन थ्रेड जैसे हो गया। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं ये थ्रेड्स के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कॉटन थ्रेड कंटेन डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। इसमें जो मोनोसेकेराइड होते हैं डिफरेंट मोनोसेकेराइड बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, मतलब डिफरेंट मोनोसेकेराइड मिलकर कॉटन थ्रेड या थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं। सेलुलोज एक होमोपॉलीमर होता है। सेलुलोज किसका होमोपॉलीमर होता है? सेलुलोज होमोपॉलीमर होता है। इसमें सिर्फ एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड होता है जिसका नाम है ग्लूकोज। तो ये हो गया सेलुलोज होमोपॉलीमर है, इसमें एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड है जिसका नाम है ग्लूकोज। स्टार्च जो होता है ये सेलुलोज से अलग होता है, स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है। ये प्लांट टिश्यू में स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी का काम करता है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू। एनिमल में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन ही एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन प्लांट में जो स्टोर होता है वो स्टार्च होता है और एनिमल में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन होता है। इन्युलिन एक पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का। पूछा जाएगा इन्युलिन किसका पॉलीमर है, तो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज को बोलेंगे इन्युलिन। पॉलीसेकेराइड चेन में हम बोल सकते हैं ग्लाइकोजन का जो राइट एंड है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, और जो लेफ्ट एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। यहाँ पे जो ग्लाइकोजन का ब्रांच स्ट्रक्चर है उसको शो किया गया फिगर 9.2 में। तो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है, जो इसमें ब्रांचिंग, इसको आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। तो ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन में चूंकि ये ब्रांच्ड होता है जिसमें C1C6 ग्लाइकोसिडिक बाइंड भी होगा और C1C4 ग्लाइकोसिडिक बाइंड भी होगा। लिनियर में वैसे C1C देखो, अगर ये लिनियर है तो यहाँ पे ये जो ग्लाइकोसिडिक बाइंड है, ये जो ग्लाइकोसिडिक बाइंड है ये लिनियर फॉर्म है। तो ये हो गया C1C4 ग्लाइकोसिडिक बाइंड है।
अभी कैसे समझ में आ जाएगा। और जहाँ ब्रांच हो रही है, जहाँ ब्रांचिंग हो रही है, जैसे ये ब्रांचिंग हो रही है तो ये जो बॉन्ड होगा ये C1C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो अगर आप नेमिंग करेंगे इसका, तो आप नेमिंग करेंगे तो ये रहा 1 कार्बन 1, कैसे होगा, 1 मिनट, 1 2 3 4, ठीक है। और ये हो गया आपका 1 2, ये कार्बन 1 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 रहा और ये 4। तो ये C1C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है लिनियर में। लेकिन ब्रांच में अगर आप देखेंगे तो ब्रांच के केस में क्या दिख रहा है, ब्रांच के केस में ये आपका 1 2 3 4 कार्बन 5 और ये 6 कार्बन है और ये 1 कार्बन है। तो ये 1 मिनट, ये रहा 1 कार्बन, ठीक है। तो ये C1C6 के बीच में दिख रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये C1C6 के बीच में दिख रहा है, ठीक है। तो लिनियर में C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और ब्रांच में C1C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये ग्लाइकोजन का फिगर है, ध्यान रखना। इस फिगर को दिखाने का मतलब यही है, इसमें आपको बॉन्ड बताना चाहिए कि C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में है और C1C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में है। अगर पूछेगा तो यही पूछेगा स्ट्रक्चर से, नहीं तो नहीं पूछेगा। अब कार्टून हो गया। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च फॉर्म में हेलिकल स्ट्रक्चर, स्टार्च बनाता है क्या, स्टार्च फॉर्म करता है हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और चूंकि स्टार्च जो होता है स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि स्टार्च जो होता है इसका स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, हेलिकल से इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, इसलिए आराम से आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड करके आयोडीन मॉलिक्यूल को पकड़ सकता है। और क्यों? क्योंकि ये हेलिकल पोर्शन, इसका जो हेलिकल पोर्शन उसी में आयोडीन मॉलिक्यूल होल्ड हो जाता है और स्टार्च आयोडीन बन जाता है। जब स्टार्च आयोडीन बनता है तो वो ब्लू कलर दे देता है। स्टार्च आयोडीन जो है वो ब्लू कलर में दिखता है। लेकिन सेलुलोज चूंकि लिनियर होता है, डज नॉट कंटेन द कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, इसमें हेलिक्स नहीं होता है तो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता है। प्लांट की जो सेलवाल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। पेपर जो जिसपे हम लिखते हैं, पेपर जो होता है वो प्लांट पल्प का बना होता है। कॉटन फाइबर सेलुलोजिक होता है, कॉटन फाइबर जो कि थ्रेड लाइक होता है सेलुलोजिक होता है। मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड नेचर में होते हैं, देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड नेचर में है। तो इसका दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक इसका अमीनो शुगर। अमीनो शुगर का मतलब इसमें अमीनो एसिड भी है, अमीन ग्रुप भी है और शुगर भी है। केमिकली मॉडिफाइड शुगर होता है ये, जैसे कि ग्लूकोसामीन, मतलब ग्लूकोज और अमीन दोनों है। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ये क्या है, ये आप मॉडिफाइड शुगर है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर है, मतलब अमीनो शुगर है। आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है जिसको बोलते हैं काइटिन, यानी कि आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ होता है और ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक अदर टाइप का मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू, ये भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन से बिलोंग करेगा। न्यूक्लिक एसिड भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही रहेगा। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि ऐसा है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और वही होता है कि आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब प्यूरिन एवं पिरिमिडिन, दूसरा एक सेकंड होता है मोनोसैकेराइड यानी कि शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया तो राइबोज शुगर होगा, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, आरएनए है तो राइबोज शुगर होगा। तीसरा कंपोनेंट होता है फास्फोरिक एसिड या फास्फेट है। ये 3 कंपोनेंट हो गए किसके, न्यूक्लियोटाइड के। और यही सारे कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि न्यूक्लिक में जो न्यूक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेस में आपके 5 है, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन गुआनिन जो होता है प्यूरिन में आएगा, जो बचा साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन और पिरिमिडिन में आएगा। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्यूरिन पिरिमिडिन हो गया। अब शुगर में 2 शुगर था, एक राइबोज शुगर था और दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर था। राइबोज शुगर अगर है तो अगर राइबोज शुगर प्रेजेंट है तो आरएनए में होगा, अगर डीऑक्सीराइबोज है तो डीएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड 2 ही होते हैं, एक डीएनए होता है दूसरा आरएनए होता है। तो ये चीज़ हो गई न्यूक्लिक एसिड के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, तो प्रोटीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन जो होता है क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है, अमीनो एसिड का हेट्रोपॉलीमर होता है। अगर बायोलॉजिस्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे तो इसको 4 लेवल पर डिस्क्राइब करेंगे। 4 लेवल कौन सा है, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है इसमें एक क्या लिखे, अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तो इसमें एक लाइन, प्रोटीन एज ए लाइन की फॉर्म होगी, सिंगल ऐसे लाइन ऐसे लीनियर होगा। तो इसमें जो लेफ्ट एंड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट अमीनो एसिड को और जो राइट एंड होगा और रिप्रेजेंट करेगा लास्ट अमीनो एसिड को। तो फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड को बोलते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड का मतलब लेफ्ट एंड में जो होता है फर्स्ट अमीनो एसिड होता है लिनियर में, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो लेफ्ट एंड पे होता है, नहीं फर्स्ट अमीनो एसिड लेफ्ट एंड पे होता है। फर्स्ट अमीनो एसिड जो होता है इसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं। और जो लास्ट अमीनो एसिड होता है वो राइट एंड पे होता है और इसको सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये चीज़। अच्छा, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का जो थ्रेड होता है, ये जो प्रोटीन का थ्रेड है, थ्रेड फोल्ड कर जाता है और थ्रेड फोल्ड करके हेलिक्स बना लेता है। हेलिक्स जो होता है ये रिवॉल्विंग स्टेयरकेस के सिमिलर होता है, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस के सिमिलर होता है।
तो यहाँ पे सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड ही फोल्ड करके हेलिक्स का फॉर्मेशन करता है, और जो पोर्शन प्रोटीन का थ्रेड का जो प्रोटीन का जो पोर्शन फोल्ड करके हेलिक्स बना रहा है उसी को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ये ध्यान रखना है कि सारे फोल्ड करके नहीं बनाते हैं, कुछ ही पोर्शन फोल्ड करके हेलिक्स बनाते हैं, जिसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अब टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होगा, जब प्रोटीन की लॉन्ग चेन फोल्ड हो जाएगा, प्रोटीन की एक लॉन्ग चेन फोल्ड होकर खुद अपने आप में ही फोल्ड होकर एक होलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, तो उसको बोलेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो होता है ये 3 डायमेंशनल भी होता है प्रोटीन का। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन जो होता है ये नेसेसरी होता है फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। अगर पूछा जाए बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन, मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन के लिए नेसेसरी प्रोटीन कौन सी है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और क्वार्टरनरी नहीं, टर्सरी जो होता है इसका रोल होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। अब यहाँ पे लास्ट है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जब कुछ प्रोटीन जो होती हैं जिसका मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड या मोर देन 1 सब यूनिट, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या एक से अधिक सब यूनिट जो होते हैं आपस में असेंबली कर लेते हैं, और जो इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड या इंडिविजुअल फोल्डेड सब यूनिट इस मैनर में अरेंज होते हैं एक दूसरे के कि वो लीनियर स्ट्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर बना लेंगे, या स्फीयर अरेंज हो जाएगा एक दूसरे के 1 अपॉन टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ द क्यूबार प्लेट के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। तो जो ये प्रोटीन का आर्किटेक्चर बनेगा, यानी कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलेंगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में आपका एडल्ट ह्यूमन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, यानी क्वार्टरनरी प्रोटीन होती है। इस एडल्ट हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है, 4 सब यूनिट में से 2 अल्फा होती है और 2 बीटा सब यूनिट होती है, मतलब 4 में से 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट। और ये क्या बनाती हैं हीमोग्लोबिन, एडल्ट ह्यूमन की हीमोग्लोबिन ये होती हैं 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट मिलकर बनाती हैं। ये वजह से वाला प्रोटीन स्ट्रक्चर को दिखाया गया। तो ये प्राइमरी प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन है, ये प्राइमरी प्रोटीन है जो कि लीनियर दिख रही है ना, पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड है, लीनियर चेन है। सेकेंडरी प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट है। इसमें क्या है कि स्टीयर केस लाइक दिख रहा है, जो प्रोटीन का लीनियर फॉर्म है वो फोल्ड करके हेलिक्स बना लिया है, हेलिक्स में एक अल्फा हेलिक्स दिख रहा है और एक बीटा प्लेट सीट दिख रहा है, हेलिक्स बन चुका, एक इसमें हेलिक्स बन गया है, इसमें स्टीयर केस लाइक दिख रहा है आपको, स्टीयर केस लाइक स्ट्रक्चर। अब ये फर्दर और ज़्यादा फोल्ड करके क्या बना लिया है, एक होलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, होलो वुलन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, तो टर्सरी प्रोटीन बन गई है। टर्सरी प्रोटीन और फर्दर क्वालिंग करके ये क्या बना ली है, क्वार्टरनरी प्रोटीन बना ली है। तो ध्यान रखना है प्राइमरी प्रोटीन में जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो लेफ्ट एंड पे होता है जिसको एन टर्मिनल बोलते हैं, और लास्ट अमीनो एसिड जो होता है राइट एंड पे होता है जिसको सी टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी प्रोटीन में आपका अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट आएगा। अच्छा, इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड, प्राइमरी प्रोटीन में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सेकेंडरी प्रोटीन में आपका पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आ गया है, डाइसल्फाइड बॉन्ड आ गया है। सेकेंडरी प्रोटीन में आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐड हो गया। क्वार्टरनरी प्रोटीन में आपका ये दिख रहा है। अच्छा, टर्सरी प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, क्वार्टरनरी प्रोटीन का एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, टर्सरी प्रोटीन का एग्जांपल मायोग्लोबिन है, तो ये ध्यान रखना है। एंजाइम, तो एंजाइम के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, यानी कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, राइबोजाइम को छोड़ दो, तो राइबोजाइम जो एंजाइम है ये न्यूक्लिक एसिड होता है, बाकी जो ऑल एंजाइम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो लिविंग बींग्स में होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। अब अगर एंजाइम को हम लाइन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो एंजाइम का स्ट्रक्चर जैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही होता है, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है वैसे एंजाइम होता है, जैसे सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है वैसे ही एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है, एंजाइम जो होता है एंजाइम के पास एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम जो होता है वो पॉकेट की काम करता है। इसी एक्टिव साइट है एंजाइम जो क्या होता है, पॉकेट होता है, इसी पॉकेट में आके फिट होता है सबस्ट्रेट आके इसमें फिट होता है। तो एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट, एंजाइम अपने एक्टिव साइट के थ्रू ही रिएक्शन को कैटालाइज कराता है हाई रेट पर, एंजाइम अपने एक्टिव साइट के थ्रू ही रिएक्शन को हाई रेट पर कैटालाइज कराता है। अब एंजाइम कैटालाइज डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन मेनी वे। वैसे जो एंजाइम चूंकि बायोलॉजिकल एंजाइम है, जो एंजाइम है ये बायोलॉजिकल एंजाइम है, ऐसे इनऑर्गेनिक एंजाइम भी होता है। तो जो बायोलॉजिकल एंजाइम होता है वो कई मायने में इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक एंजाइम से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस को मेंशन किया गया है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इफिशिएंटली वर्क कर लेता है, लेकिन जो बायोलॉजिकल एंजाइम होता है वो हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाता है, अगर आप बायोलॉजिकल एंजाइम को 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के एबव आप वर्क करवाना चाह रहे हो तो बायोलॉजिकल एंजाइम वर्क ना करके डैमेज हो जाएगा। कुछ एंजाइम जो आइसोलेट किए गए हैं ऑर्गेनिज्म से नॉर्मली एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पर भी क्या करते हैं, इफिशिएंटली वर्क कर लेते हैं। ऐसे एंजाइम जैसे हार्ट वेंट एंड सल्फर स्प्रिंग से निकाले गए हैं। थर्मस एक्वेटिकस से एक निकाला जाता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो कि हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है, वही क्या है थर्मोफिलिक
हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म से एक एंजाइम आइसोलेट किया गया है, एक एंजाइम जो कि जिसके पास थर्मल स्टेबिलिटी होती है, और उस थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। और जो निकाला गया एंजाइम है वो है टैक पॉलीमरेज। ये हाई टेम्परेचर 80 से 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ये अपनी एक्टिविटी को रिटेन रखता है और स्टेबल होता है। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन मीन्स हो गया कि केमिकल रिएक्शन समझने के पहले हम देखेंगे केमिकल कंपाउंड अगर इसमें दो टाइप के चेंज होंगे। केमिकल कंपाउंड में दो टाइप के चेंज हो सकते हैं। कोई भी कंपाउंड है या तो वो फिजिकल चेंज करेगा या तो केमिकल चेंज करेगा। फिजिकल चेंज मीन्स होता है कि चेंज इन द शेप, चेंज इन द शेप या चेंज इन द स्टेट। अगर चेंज इन द शेप हो रहा है मतलब बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी। जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी, बस शेप ही चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस नहीं है। दूसरा, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रही है, तो भी वो फिजिकल प्रोसेस में ही आएगी। स्टेट ऑफ मैटर क्योंकि चेंज हो रहा है, जैसे कि आइस मेल्ट होकर वाटर में जा रही है यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे वाटर जो है वेपराइज होकर वेपर में गैस में कन्वर्ट हो रही है, ये भी हो गया आपका सिर्फ फिजिकल स्टेट ही चेंज हो रहा है, यानी कि ये सब फिजिकल प्रोसेस है। जबकि हाउएवर अगर बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी प्रोसेस के दौरान अगर बॉन्ड ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक बेरियम हाइड्रोक्साइड है, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, BaOH टेकन ट्वाइस और H2SO4। इसमें क्या होगा कि दोनों में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बेरियम के साथ आ जाएगा सल्फेट और हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा ऑक्सीजन, तो बेरियम सल्फेट और वाटर बन गया। कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे न्यू कंपाउंड या न्यू मॉलिक्यूल भी बन गया। और ये जो ऊपर रिएक्शन है ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, ये तो दिख ही रहा है। ऐसे अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करें तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, फिजिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो, इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो, ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, उसका जो रेट होता है, रेट का मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम पे कितना प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, उसी को बोलेंगे उस रेट का रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे रेट को हम अगर न्यूमेरिकली लिखे तो डेल्टा पी बटा डेल्टा टी ना, कितना प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम बन रहा है। रेट को हम वेलोसिटी भी बोलेंगे अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है तो। रेट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है। कोई भी रेट ऑफ द रिएक्शन अगर है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे फिजिकल रिएक्शन हो, चाहे बायोलॉजिकल रिएक्शन हो, तो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होगा। टेम्परेचर के अलावा अदर फैक्टर भी इनको इन्फ्लुएंस करेंगे जैसे कि pH, ठीक है। बट यहाँ पे एक रूल ऑफ द थंब, जनरल रूल ऑफ द थंब है कि अगर आप रेट को डबल कर रहे हो या रेट को डिक्रीज कर रहे हो बाई हाफ, तो वो एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने पे ये आपका रेट या तो डबल हो जाएगा, हाफ डबल हो जाएगा, हाफ डिक्रीज हो जाएगा। आपके डायरेक्शन में चेंज कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है। कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है, स्वाभाविक सी बात है। अगर रिएक्शन कैटालाइज्ड है तो वो हाईयर रेट से रिएक्शन करेगी। रिएक्शन अगर कैटालाइज्ड है तो उसका रेट जो होगा बहुत ज़्यादा हाईयर होगा कंपेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन से। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन कैटालाइज्ड है यानी कि एंजाइम है वो क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन का रेट तेज हो जाता है, यानी कि हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक अनकैटालाइज्ड रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। तो अगर कार्बोनिक एसिड बिना एंजाइम के बनाएंगे तो स्लो बनाएंगे, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम लगा लेंगे तो यही रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। ऊपर अगर हमने ऊपर जो रिएक्शन देखी अभी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना रहा है। अगर ये रिएक्शन जो है एंजाइम की एब्सेंट में हम करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन वेरी स्लो होगी और सिर्फ 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल सिर्फ कार्बोनिक एसिड के फॉर्म्ड होंगे। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम एंजाइम की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा तेज हो जाएगी कि एवरी सेकंड 6 लाख मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होंगे। तो सोचो एंजाइम कितना तेजी से रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है, कि एंजाइम कितना तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है। अबाउट 10 मिलियन टाइम रेट को बढ़ा दिया एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने 10 मिलियन टाइम रिएक्शन की रेट को बढ़ा दिया। तो ये हो गया एंजाइम की जो पावर होती है वो बहुत क्या होती है, इनक्रेडिबल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देयर आर द 1000 टाइप ऑफ एंजाइम, 1000 टाइप ऑफ एंजाइम होते हैं और ईच कैटालाइजिंग यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। और हर एक एंजाइम एक यूनिक केमिकल या यूनिक मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। कोई भी मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन या मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक रिएक्शन है तो वो उसका ईच स्टेप कैटालाइज्ड होगा या तो सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स है या तो डिफरेंट एंजाइम से, तो जिसको बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे यहाँ पे एक मेटाबॉलिक पाथवे ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है हम रिस्पायरेशन में देखेंगे कैसे एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो 2 पायरुविक एसिड बनता है और 10 स्टेप प्रोसेस होती है। इसमें हर एक स्टेप पे एक एंजाइम का क्या होता है, एक एंजाइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक पाथवे है, एक्चुअली में एक एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है इसमें। ये हम रिस्पायरेशन चैप्टर में देखेंगे।
हमारे स्केलेटल मसल में जो कि अगर एनोरोबिक कंडीशन है, स्केलेटल मसल में अगर एनोरोबिक कंडीशन है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर एरोबिक कंडीशन है, नॉर्मल एरोबिक कंडीशन है तो पायरुवेट एसिड बनेगा। मतलब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, या तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन या तो लैक्टिक एसिड में हो रहा है, या तो आपका ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है या तो लैक्टिक एसिड में हो रहा है या तो पायरुवेट एसिड में हो रहा है, और ये अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कंडीशन अलग अलग है। अगर ग्लूकोज एनोरोबिक कंडीशन में ब्रेकडाउन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर ग्लूकोज पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो एरोबिक कंडीशन है। और ग्लूकोज ईस्ट में जो होता है, ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन के दौरान प्रोडक्शन होता है इथेनॉल का, इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज से ही होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे जो है सेम पाथवे लीड कर रहा है, मतलब हम सबस्ट्रेट सेम ले रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। कभी एरोबिक है तो कभी एनोरोबिक है तो कभी फर्मेंटेशन दे रहे हैं, तो ये चीज़ है। अब हम देखेंगे हाउ टू एंजाइम, नेक्स्ट टॉपिक जो हाउ टू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। तो कैसे जो है एंजाइम कोई केमिकल कन्वर्जन को हाई रेट कर देता है, केमिकल रिएक्शन को का रेट हाई कर देता है, ये एंजाइम ये काम कैसे करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई केमिकल है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस केमिकल को हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। केमिकल इन द सेंस कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी कंपाउंड है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम हेंस एंजाइम दैट इज द प्रोटीन। मोस्टली जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं विद द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उसके जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसमें एक एक्टिव साइट होता है, उसमें वही एक्टिव साइट में जाकर सबस्ट्रेट बाइंड होगा और देन सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो यहाँ ये देखिए सबस्ट्रेट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करेगा एंजाइम के एक्टिव साइट से। एंजाइम के एक्टिव साइट मतलब एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, मतलब उस पर क्लेफ्ट या पॉकेट है, जो क्लेफ्ट और पॉकेट एंजाइम के पास है, एक्टिव साइट के एंजाइम के एक्टिव साइट के पास जो पॉकेट है या क्लेफ्ट है, उस पर जाके सबस्ट्रेट बाइंड हुआ। और सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके जब डिफ्यूज करने के बाद एक ऑब्लिगेटरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, ये ट्रांसिएंट फिनोमिना है, मतलब कोई बहुत थोड़े समय के लिए होता है ये, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होगा तो सबस्ट्रेट न्यू स्ट्रक्चर द सबस्ट्रेट जो बनेगा उसको बोलेंगे ट्रांसिएंट स्टेट स्ट्रक्चर। वेरी सुन, बहुत ही जल्द जो भी एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग या मेकिंग होनी है, जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है इसमें जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग या जो भी बॉन्ड मेकिंग होनी है वो कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद एंजाइम के एक्टिव साइट से प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। अदर वर्ड में बोले तो जो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट था वो ट्रांसफॉर्म हो गया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में, यानी कि सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हो गया प्रोडक्ट में। और इस पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू होकर गुजरता है, इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसिएंट स्टेट। एक ट्रांसिएंट स्टेट होकर गुजरना पड़ता है इसको, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट से जाके बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ से समझते हैं कैसे एंजाइम जो है रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। तो ये एक्स एक्सिस है जिसपे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखाया गया है, ये वाई एक्सिस है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को मेंशन किया गया है। यहाँ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या दूसरा एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इन दोनों लाइनों को ध्यान से देखना है। तो जब ये फर्स्ट लाइन जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है, ये बिना एंजाइम के कन्वर्ट हो रही है। तो जब एंजाइम नहीं है तो ये जो रेट होगा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेट होगा इस रिएक्शन का, वो स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम नहीं है। और जब एंजाइम नहीं है तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एक्टिव एनर्जी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है ना। अब अगर एंजाइम आ गया, अब ये दूसरा वाला देखना है, दूसरी लाइन जो दिखा रही है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे एंजाइम है। जब एंजाइम है तो एक्टिव एनर्जी को ये घटा दे रहा है, तो एक्टिव एनर्जी को ये क्या कर दे रहा है, घटा दे रहा है। तो ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का जो कन्वर्जन होने का रेट है वो हाई हो गया है, जल्दी से चेंज हो जा रहा है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि एक्टिव एनर्जी एक में घट रही है, एक में एक्टिव एनर्जी ज़्यादा है। तो एक्टिव एनर्जी जिसमें कम है उसमें एंजाइम लगा हुआ है, जिसमें ज़्यादा है उसमें एंजाइम नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट तो दोनों में मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट दोनों में मिलेगा। विदाउट एंजाइम में ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, और जिसमें एंजाइम है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, बहुत जल्दी ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत कम ही एनर्जी में, बहुत कम ही एक्टिव एनर्जी इसकी में होगी। तो ये चीज़ हो गई ग्राफ। नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन, तो ईच एंजाइम, हर एक एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, हर एक एंजाइम के पास एक अपनी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। जब एंजाइम के बाइंडिंग साइट से यानी कि एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, फिर ये डिसोशिएट होकर प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एंजाइम के बाइंडिंग साइट से जाकर सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये ट्रांसफॉर्म हुआ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, फिर एंजाइम अनचेंज ही रहा लेकिन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया तो न्यू प्रोडक्ट बन गया, लेकिन एंजाइम जो है उससे अलग हो गया, एंजाइम जैसे था वैसा ही रहा।
तो कैटालिटिक साइकिल ऑफ द एंजाइम एक्शन डिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग स्टेप। तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके बाइंड होगा, यानी कि फिट होगा एक्टिव साइट पे जाके सबस्ट्रेट। फिर उसके बाद जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग हुआ है एंजाइम के एक्टिव साइट पे, वो एंजाइम को इंड्यूज द एंजाइम टू अल्टर इट शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट को बहुत टाइटली बाउंड करेगा एंजाइम का एक्टिव साइट। फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को वो ब्रेक करेगा, ब्रेक करके एक न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, यहाँ पे एंजाइम रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन जो है फॉर्म हो जाएगी। तो फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। तो ऐसे कैटालिटिक साइकिल फिर से दोबारा चलेगी। फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम ऑफ एक्टिविटी अफेक्टेड बाय द चेंज इन द कंडीशन, और चेंज इन द कंडीशन जिससे क्या होगा, जब कंडीशन बदलेगी तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा, क्योंकि जो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है वो अल्टर हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। और जब प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज होगा तो स्वाभाविक सी बात है एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल, जो कि एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। ठीक है, इस बाइंडिंग ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल का मतलब कि अगर कोई इनहिबिटर आके बाइंड, सबस्ट्रेट की जगह पे कोई पॉइजन है, कोई इनहिबिटर आके बाइंड कर गया, तभी एंजाइम की एक्टिविटी रेगुलेट हो जाएगी। अब टेम्परेचर एंड पीएच, पहला जो फैक्टर है टेम्परेचर एंड पीएच की बात करते हैं। तो एंजाइम जनरली फंक्शनल होता है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पे, यानी कि बायोलॉजिकल एंजाइम की बात हो रही है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पे ये फंक्शनल होता है। ईच बायोलॉजिकल एंजाइम जो होता है हाईएस्ट एक्टिविटी होती है उसकी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच के बिलो या एबव हमने कर दिया, टेम्परेचर आप ये दोनों की बात हो रही है, ऑप्टिमम वैल्यू के बिलो या ऑप्टिमम वैल्यू के एबव कर दिया तो एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी। अगर लो टेम्परेचर है तो क्या होगा, लो टेम्परेचर पे एंजाइम जो होता है टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज में चला जाएगा, और अगर हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो हीट की वजह से डीनेचर्ड हो जाता है। सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है, अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, वेलोसिटी जो होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है पहले तो बढ़ेगी, जब जो रिएक्शन है वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी को पहुंच जाएगी, अल्टीमेटली वो रीच कर लेगी, मतलब वी मैक्स पहुंच जाएगी, तो उसके बाद वो फर्दर आप कितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा लो, कितना भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा लो, अब रिएक्शन की जो रेट है या रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो और नहीं इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, बिकॉज एंजाइम मॉलिक्यूल कुछ ही होते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आप कितने भी ले लो, क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल तो फीवर ही है, कुछ ही है। तो जब ये जो एंजाइम मॉलिक्यूल है सेचुरेट हो जाते हैं, मतलब जितने एंजाइम मॉलिक्यूल हैं उन सभी एंजाइम मॉलिक्यूल से सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गए। अब एंजाइम मॉलिक्यूल कोई फ्री ही नहीं है, फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल है ही नहीं, नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल, तो बाइंड सबस्ट्रेट आके बाइंड किससे करेगा, तो आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, क्योंकि एंजाइम है ही नहीं, तो रिएक्शन बढ़ेगी, रिएक्शन की स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी ही नहीं। तो ये हो गया। अब एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम आल्सो सेंसिटिव होता है, किसी भी स्पेसिफिक केमिकल के लिए भी क्या होता है, सेंसिटिव होता है। अगर एंजाइम से कोई बाइंड कर रहा है, एंजाइम से आके कोई केमिकल बाइंड कर रहा है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देता है, स्लो कर देता है, तो उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन, और उस केमिकल को बोलते हैं इनहिबिटर, उस केमिकल को बोलते हैं इनहिबिटर। अब यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ एक बार तीनों फैक्टर का ग्राफ दिया हुआ है एंजाइम एक्टिविटी से के साथ। तो वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी है, अगर हम पीएच और टेम्परेचर का ग्राफ देखें तो पीएच एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी है, ऐसे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे एंजाइम एक्टिविटी है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो अगर मान लो ये 0 है और ये मैक्सिमम है, कोई भी टेम्परेचर मान लो 7 है और 0 है, ये 14 है, तो अगर आप पीएच ऑप्टिमम पीएच पे हो तो एंजाइम की एक्टिविटी पीक पे है, मतलब हाई है। अगर आप लो पीएच किए हो, यानी कि एसिडिक पीएच मान लो पीएच हो, व्हाटएवर कोई भी लो पीएच हो, अगर लो पीएच है तो एंजाइम एक्टिविटी स्लो है, और अगर हाई पीएच है तो भी एंजाइम एक्टिविटी स्लो है। ऑप्टिमम पीएच पे ही एंजाइम एक्टिविटी क्या है, हाई है। ऐसे टेम्परेचर की बात करें, मान लो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी हाई है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी हाई है, एंजाइम की एक्टिविटी हाई है। लेकिन अगर लो टेम्परेचर है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एंजाइम इनएक्टिव स्टेज में रहेगा, और हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो ये तो ग्राफ हो गया। अब अगर हम सबस्ट्रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देखें तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, पहले तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ी हुई है, फिर एक टाइम पे जब सैचुरेशन आ गया है, वी मैक्स आ गया है, तो वहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गई, अब नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जितने भी एंजाइम मॉलिक्यूल थे वो सबस्ट्रेट से बाइंड हो चुके हैं, अब कोई भी फ्री एंजाइम नहीं है सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए, इसीलिए यहाँ पे सैचुरेशन पे कांस्टेंट हो गई है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया कि हमको बोलते हैं माइकेलिस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर रहा है उसका नाम है क्या नाम है उसका, इनहिबिटर, और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं इनहिबिशन। तो जो इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर क्लोजली, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इनहिबिटर का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट से एकदम क्लोजली रिजेंबल करता है, क्लोजली सिमिलर होता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाती है, और इसको बोलते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसको क्या बोलेंगे, ऐसे इनहिबिटर को बोलेंगे कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी, चूंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होता है, जो इनहिबिटर का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिमिलर होता है सबस्ट्रेट से, तो इनहिबिटर कम्पिटिट विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। इनहिबिटर कम्पिटिट करेगा कि एंजाइम का जो बाइंडिंग साइट है, एंजाइम का जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, वहाँ सबस्ट्रेट से कंप्लीट करेगा बाइंड करने के लिए। तो कंसिक्वेंटली रिजल्ट क्या आएगा, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा एंजाइम से, इनहिबिटर बाइंड हो जाएगा जाके एंजाइम के एक्टिव साइट से, तो एंजाइम का जो एक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल है कि जो इनहिबिशन होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का मेलोनेट के द्वारा होता है, क्योंकि मेलोनेट एक इनहिबिटर है। यहाँ पे मेलोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो सबस्ट्रेट सक्सिनेट सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है। यही रीजन है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से सक्सिनेट ना बाइंड होकर मेलोनेट बाइंड हो जाता है, ठीक है। और जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो यूज होता है किसमें, बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने में, बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए कम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम, इन क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम। तो 1000 टाइप एंजाइम अब तक डिस्कवर्ड है, आइसोलेट किए गए हैं और स्टडी किए जा चुके हैं इस पे। ये जो एंजाइम है इनका क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप में। ये बेस्ड होता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे है और कैसे कैटालाइज हो रहा है। एंजाइम को डिवाइड किया गया है 6 क्लास में, और ईच विद द 4 से 13 सब क्लास, और नेम अकॉर्डिंगली बाय द 4 डिजिट नंबर। यहाँ पे 6 क्लास क्या क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं, पहला क्लास हो गया। दूसरा ट्रांसफरेज है, तीसरा हाइड्रोलेजेज, चौथा लाइजेज, पांचवा आइसोमेरेजेज और छठा लाइगेज है। तो पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज देखें तो ये ऐसा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन किसके बिटवीन, 2 सबस्ट्रेट्स के बिटवीन। मान लो एक सबस्ट्रेट एस है, दूसरा या डैश है, तो एक क्या हो रहा है, रिड्यूज और ऑक्सीडाइज यहाँ पे हो रहा है। अब सेकंड क्लास है जो कि ट्रांसफरेज है। ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम कैटालाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप। ये क्या करता है, ग्रुप को ट्रांसफर करता है बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, जैसे कि एस एंड एस डैश, 2 सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एस से ग्रुप लगा हुआ है जी, और दूसरा सबस्ट्रेट एस डैश है। तो एस डैश के साथ यहाँ पे ग्रुप जी आके लग गया है, मतलब एस से ग्रुप ट्रांसफर होकर एस डैश के पास चला गया, तो यहाँ डैश जी हो गया, और ये रहा। हाइड्रोलेजेज क्या करेगा, एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ द ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन 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 हाइड्राइड और फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोलेजेज एंजाइम हो गया। लाइजेज क्या करेगा, लाइजेज एंजाइम क्या करेगा, दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस लिविंग द डबल बॉन्ड। मतलब लाइजेज एंजाइम क्या करेगा, ये ग्रुप को रिमूव करेगा सबस्ट्रेट से हाइड्रोलिसिस के अलावा, हाइड्रोलिसिस वाली मैकेनिज्म से नहीं करेगा, बल्कि इसकी दूसरी मैकेनिज्म होती है, हाइड्रोलिसिस में नहीं होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक आपका लीव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन कार्बन है, इसमें एक्स और वाई ग्रुप लगा हुआ है, तो एक्स वाई ग्रुप रिमूव हो गया और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लीव कर गया। अगला एंजाइम है आइसोमेरेजेज। इसमें क्या होता है, जितने भी एंजाइम होते हैं कैटालाइज द इंटरकन्वर्जन ऑफ द ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। लाइगेजेज क्या करेगा, जोड़ेगा, लिंक करेगा, कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड। यहाँ पे लाइगेजेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है, 2 कंपाउंड को जोड़ने का काम करता है, कैटालाइज जॉइनिंग द कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये मतलब लाइगेज एंजाइम जो होता है वो बस ज्वाइन का काम करता है, 2 अगर कंपाउंड है उसको आपस में जोड़ने का काम करेगा। कोफैक्टर एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ द एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से एंजाइम बना हुआ है। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ द केसेस इन विच द नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, इस नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट जो एंजाइम में होता है उसको बोलते हैं क्या, कोफैक्टर। कोफैक्टर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। जब एंजाइम से कोफैक्टर बाउंड हो जाता है तो एंजाइम कैटालिटिकली ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। प्रोटीन पोर्शन जो एंजाइम का होता है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम, जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम का उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। और यहाँ पे जो नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर 3 टाइप का होता है, यहाँ पे 3 टाइप का आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप है कोफैक्टर, कोएंजाइम और मेटालायन है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि डिस्टिंग्विश्ड होता है अदर कोफैक्टर से। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है, एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है। एग्जांपल में दिया है पेरोक्सिडेज और कैटालेज जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन करके वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंड इट इज ए पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। कोएंजाइम भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये एसोसिएट करता है एपो एंजाइम से लूजली, यानी कि ट्रांसिएंट एपो एंजाइम से ट्रांसिएंट ही बाउंड करता है। यूजुअली एक कब बाउंड करता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैटालिसिस के दौरान ही कोएंजाइम जो है वो एपो एंजाइम से बाउंड करता है। कोएंजाइम सर्व एज ए कोफैक्टर की तरह सर्व करता है डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, जैसे एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मेनी कोएंजाइम आर विटामिन होते हैं। कोएंजाइम एनएडी और एनएडीपी का जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो विटामिन नियासिन है। कौन सा विटामिन है, विटामिन नियासिन है।
ओके तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर द मेटालाइन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि जिंक जो होता है को फैक्टर होता है फॉर द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, प्रोटीलाइटिक एंजाइम या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, इसके लिए जिंक जो है एज ए को फैक्टर का काम करता है। कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की लॉस हो जाएगी कब, जब अगर आप को फैक्टर को रिमूव कर दोगे तब। यानी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, को फैक्टर। ठीक है, अगर रिमूव कर दोगे तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। टेस्टिफाई द प्ले क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, मतलब मेटल आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है या क्रूशियल रोल होता है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए, एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए।